हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीस एकेडमी। तो आज हम लोग बोल्जानो थ्योरम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, जो कि कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी को बताता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट थ्योरम फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैथमेटिक्स में बहुत जगह पर हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम एंड इसके प्रूफ को अंडरस्टैंड करना है ना। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर द लेक्चर, गेट रेडी फॉर द mathematics. Okay, so today let's we discuss some definition, that is important definition when we start proof of this theorem। जब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पहले से पता है तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट। नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल क्या होता है, तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम we need this definition and result of this definition। Okay, so nested sequence of interval क्या हो? nested sequence of interval तो एक सीक्वेंस है, a sequence of intervals like this, sequence of intervals। हमारे पास कुछ इंटरवल्स हैं, लाइक दिस इज IN, A1 A2, I1 I2, इस तरीके से इंटरवल्स है। इज सेड टू बी नेस्टेड, इज सेड टू बी, अगर सारे एक दूसरे में कंटेन्ड है ना, सेड टू बी नेस्टेड, नेस्टेड इफ either this I1 is containing I2 and I2 is containing I3 and I3 contained in I4, and इस तरीके से this is I5 and so on। Okay, so this is this I1 is contained in I2 and this I2 is contained in I3 and this I3 is contained in I4 and so on। So this looks like this, or you can just also say कि this is I1 contains I2 and I2 contains I3 and this is the I3 contains I4 and so on, like this. And somewhere is IN, you can just say, so this is IN is contained here, like this. Okay, so a sequence of intervals IN is said to be nested if the sequence is in the such way। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से है कि मान लो ये बड़ी सी हमारे पास सीक्वेंस है, सपोज है, थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि दिस इज योर IN, दिस इज इंटरवल IN है ना। और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास है IN-1 एंड इसके अंदर फिर तुम्हारे पास है IN-2, इस तरीके से इंटरवल है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंटरवल जो है हमारे पास, दिस इज योर this is the type of intervals is your nested interval है ना। this sequence is called nested sequence of interval। okay, तो ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब ऐसे अगर मान लो सपोज दैट कि ये हमारे पास बड़ा सा इंटरवल, हमने कहा कि दिस इज योर, ये तुम्हारे पास पूरा इंटरवल I1 है। ठीक, इसके बाद हमारे पास है I2 जो कि पूरा का पूरा I1 के अंदर कंटेन्ड है। फिर उसके बाद I3 है जो कि हमारे पास पूरा का पूरा I2 के अंदर कंटेन्ड है। फिर हमारे पास आता है I4। इस तरीके से हमारे पास ये इंटरवल श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है अप टू इंफिनिटी। एंड दिस I1 I2 एंड दिस I1 कंटेन्स I2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होगी इसको बोलते हैं सीक्वेंस, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स। ओके, तो आई होप कि हम हमको ये डेफिनेशन समझ में आए कि नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना। या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा। ओके, वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ द नेस्टेड इंटरवल। क्या प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो इंटरवल्स है वो छोटे होते जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी, एंड एक दूसरे, और दूसरा है कि फर्स्ट इंटरवल से लगाकर लास्ट तक के सब किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्योंकि अप टू इंफिनिटी जा रहे हैं तो इट मींस there exists only one element which is uniquely which is in each and every interval, because
every interval is containing to each other. Okay, so let's write the property. Nested interval property called nested interval property, that is given by Cantor, or we can just say Cantor intersection theorem. Cantor intersection theorem है ना, nested interval property, और we can, so ये क्या है, ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल्स है, मतलब इंटरवल्स जो है वो क्लोज्ड है, मतलब क्लोज इंटरवल की सीक्वेंस है, तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर लेट this sequence of the intervals in is just the collection of closed intervals an bn, like be a sequence be a sequence of closed intervals, closed interval, okay, such that number one, कि इनका जो obviously बात है, it should be nested, it means in plus 1 is contained in in. Okay, it means जो सेकेंड वाला हमने बताया था उस टाइप का है, मतलब i1 contains i2 and i2 contains i3 and i3 contains i4 in such a way for all n belonging to set of natural number, because it is a sequence. Okay, and second कि लेंथ डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो अप टू इंफिनिटी लेंथ बिकम्स जीरो. तो सेकंड वी हैव द कंडीशन, that is your limit when n tending to infinity of length of the interval in is just equal to limit, this is your n tending to infinity, अब this is obviously length कैसे डिफाइन होता है, bn minus an, and that is equals to 0. So we have two conditions for this closed interval. One is it is a nested sequence, it is a nested intervals, nested closed intervals. And second is कि length की decrease हो रही है, तो after a stage, after infinity, its length will becomes 0. This is the property. अगर हमारे पास ये condition है, then there exists a unique number x which is belongs to each of the interval. So thus, then uh, then you can say then there exists unique a unique number x such that this x is belongs to each of the interval in for all. ठीक, या फिर इफ यू जस्ट टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज इंटरवल्स, अगर हम सारे इंटरवल्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो टू 1 टू इंफिनिटी, तो दिस in is a सिंगलटन सेट बन जाएगा, है ना. सो वी हैव दिस प्रॉपर्टी of the nested interval property, this is called nested interval property. तो nested intervals अगर हैं हमारे पास और उनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है अप टू इंफिनिटी, ठीक है, तो उस केस में उन सारे इंटरवल्स में केवल एक पॉइंट यूनिक पॉइंट, एक ही पॉइंट होगा जो कि कॉमन होगा, एंड दैट इज बिलोंग टू ईच ऑफ द इंटरवल्स, है ना. And if you just take intersection of this in up to infinity, you will get a singleton. Okay, so this is the property of the nested interval. Okay, अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज नेस्ट थ्योरम के अंदर करेंगे, जो हम थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. ओके, तो आई होप कि नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया, और साथ में क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है नेस्टेड इंटरवल वो भी हमें समझ में आ गया. तो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग आवर थ्योरम, और दैट इज कॉल्ड बोल्जानो थ्योरम. और ये थ्योरम जो है कई बार पूछी भी गई है आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और इट्स इम्पॉर्टेंट. तो इसका प्रूफ लिखने को आता है, तो आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो यू कैन एबल टू राइट इन एग्जाम परफेक्टली. ओके, सो
लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। तो हमने दो थ्योरम्स का प्रूफ लिख लिया। दिस इज थ्योरम नंबर थ्योरम थर्ड। So this known as Bolzano's theorem is known as Bolzano's theorem. So what is the theorem is saying? If fx is continuous, if fx is continuous, if fx is continuous in the closed interval a comma b, okay, and this is fa, and this fa. Oh, sorry. Okay, so fa and fv, the end point signs interval k, have in opposite sign, have sign. Then there exists, then there is at least one value of x for which fx vanishes. ओके, सो व्हाट दे सेइंग कि अगर हमारे पास एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की है, दे हैव अपोजिट इन साइन, तो उन इंटरवल के अंदर है ना, देयर 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 इज एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल ए कमा बी फॉर विच एफ एक्स वैल्यूज। तो उसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो एटलीस्ट वन पॉइंट वहां पर जरूर होगा अगर हमारे पास एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन द क्लोज इंटरवल। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अगर ब्रीफली हम समझने की कोशिश करें तो व्हाट दे आर सेइंग, कह रहे हैं कि अगर हम सपोज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ फंक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू जहां थी नेगेटिव, तो सपोज दैट अगर हमने कहा कि हमारे पास ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से ए पॉइंट ए एफ ए की वैल्यू होगी, दिस इज एफ ए, और यहाँ पर कहीं हमारे पास सपोज दैट निगेटिव वैल्यू। तो इनका कहने का मतलब है कि आपको ए से बी तक जाना है तो आप इसको क्रॉस जरूर करेंगे, एक बार कम से कम एक बार क्रॉस करेंगे। एक बार क्रॉस करने के मतलब है कि इसी इंटरवल में ये जो एक पॉइंट एक्स जरूर होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास वेनिश कर जाएगी, हेयर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, ये इनका कहने मतलब। अगर यहाँ पर हमने कहा एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है और एफ ए की वैल्यू निगेटिव है, इन दैट केस आल्सो यू विल आल्सो मूव फ्रॉम ए, जरूर मिलता है जहां पर एफ एक्स जो है वो जीरो होता है। इट मींस विदाउट क्रॉस, आप बिना एक्स एक्सेस को क्रॉस किए आप दूसरे पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। अगर हमें पॉजिटिव से निगेटिव पहुंचना है, नेगेटिव से पॉजिटिव पहना, फंक्शन की वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो दिस थ्योरम इज एंड इट फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो भी कांट से वो जंप भी कर सकता था, है ना। हो सकता वो एक्स पे कोई वैल्यू ही ना दे, है ना, ऐसा पॉसिबल है। बट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो इट मस्ट बी क्रॉस द एक्स एक्सिस if is move from positive to negative or negative to positive। तो दिस इज द थ्योरम फॉर कंटिन्यूटी। अब इम्पोर्टेंट है इसका प्रूफ, कि हम कैसे इस रिजल्ट का हम प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट टास्क। ओके, तो इट्स लर्न कि हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो 110% इट इफ विद द अपोजिट एंड पॉइंट्स, है ना, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं इस पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की है, इन दैट केस दिस इफेक्ट मस्ट क्रॉस द एक्सिस। ओके, एंड इट vanishes। so let's start our proof। okay, so writing the proof that is important, so let's prove the theorem। so let's prove। so suppose अभी तो हम हम किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव लेके चल सकते हैं। तो
हमने माना कि इन पॉइंट्स पे सपोज दैट कि जो एफ ए पे फंक्शन की वैल्यू है वो निगेटिव है, मतलब ये वाला केस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस टेक केयर, सपोज दैट, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ लिखना, बस समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट द सेइंग। तो suppose that the function's value at a is negative and at b is positive, because in the opposite sign we have taken, तो हमने एक पे पॉजिटिव ले लिया, एक पे नेगेटिव लिया, दैट्स ओके। तो हमने ए पे जो है निगेटिव लिया और बी पे पॉजिटिव लिया, ओके। अब जो इंटरवल ए का मान बी है हमारे पास, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, विद द एंड पॉइंट। तो वी नाउ लेट्स राइट हियर, वी नाउ divide the interval this a comma b into two equal parts. Okay, two equal parts, तो इक्वल सब इंटरवल्स कह सकते हो। तो वी हैव दिस इक्वल सब इंटरवल्स, टू इक्वल सब इंटरवल्स, दिस इज योर ए टू सी, हमने मिडिल पॉइंट ले लिया सी है, एंड दिस इज योर सी टू बी, लाइक दिस, बाय द मिडिल पॉइंट, by the midpoint of the closed interval a comma b। और मिड पॉइंट सी जो होगा वो कैसे निकलेगा, दैट विल बी a प्लस बी बाई टू, है ना, ऐसे हमारे पास मिडिल पॉइंट निकला है। क्लियर, तो हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास इंटरवल था a और ये b की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमने क्या करा, एक मिड पॉइंट ले लिया c, जो कि a और b का मिड पॉइंट है। अब हम इस पे देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर अब इस पे तीन कंडीशन हमारे पास आ जाती है, या तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इस पे जीरो हो गई, जीरो हो गई तो हमारी थ्योरम प्रूफ, हमको पॉइंट मिल गया ए और बी के अंदर जिसपे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, यही हमको ढूंढना था, ठीक। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, सपोज दैट इट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है इस पॉइंट पे और ए पे हमने बोला है निगेटिव है, तो हम फिर इस वाले इंटरवल को छोड़ देंगे, फिर हम सी टू बी वाले, क्योंकि पॉजिटिव है, अपोजिट साइड के अंदर देखना है, इसका मतलब है जिस इंटरवल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हमको नहीं, जरूरी नहीं कि वो हमारे पास इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर वी डोंट नो, बट इस पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, सी पॉइंट पे इट इज पॉजिटिव और ये ए पॉइंट पे नेगेटिव है, तो इस इंटरवल को हम ले लेंगे और इस वाले इंटरवल को ड्रॉप कर देंगे, हमें उससे कोई जरूरत नहीं है, हम इसके अंदर भी ढूंढेंगे। तो जब हम इसको इसको ले ए प्लस सी बाई टू, है ना, इसको हम पॉइंट मान लो डी आ गया, ठीक है, तो इस डी पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव। अगर मान लो सपोज डी पॉइंट पे हमारे पास, और ये वाला इंटरवल ले लेंगे, ठीक, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, इसमें से जो जिस इंटरवल में पॉजिटिव निगेटिव की बात आएगी वो इंटरवल, अगर जीरो आ गया तो हमको मिल गया वो पॉइंट की वहां पर है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो हम ऐसे करते चले जाएंगे आगे की, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटरवल्स आ रहे होंगे जिनके अंदर हमारे पास उनके इंड पॉइंट पे अपोजिट साइन है ना, उस केस में तुम्हारे पास जो वो हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो एक जो पहले वाला इंटरवल है उसमें कंटेन्ड है, इस तरीके से हम आए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना ए बी के अंदर हमारे पास AC आ गया, फिर AC के अंदर DC आ गया, फिर DC के अंदर DE आ गया, या फिर EC आ गया, जो भी हमारे पास छोटा छोटा इंटरवल बनता चला जाएगा, और वो इंटरवल हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो वी विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स in a, you can just say that sequence is nested, है ना, that means nested sequence of interval, okay। तो ये हम प्रोसेस अपनाने वाले हैं, दिस इज प्री क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। तो लेट्स सी, तो हमारे हमने इसको क्या करा, ए और बी को हमने दो इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, एक इंटरवल ए टू सी और सी टू डी, वेयर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए कॉमा बी, ओके। सो नाउ वी लेट अस चेक एट द सी पॉइंट, है ना, तो हम कहेंगे now we have the following possibilities, for three possibilities we have, possibilities, है ना। Number one, this is FC is just equal to 0, है ना,
ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे जीरो फंक्शन की वैल्यू आ रही है। दूसरा है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है इस पॉइंट पे और निगेटिव है। थर्ड आपका जो है दैट इज योर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, एफ सी इज लेस देन जीरो। ओके, तो अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो देयर नथिंग टू प्रूव, हम यही तो ढूंढ ही रहे थे। इफ वी आर जस्ट से इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वी हैव नथिंग टू प्रूव, nothing to prove, and the theorem is established. You can just say, and the theorem is established. If fx is greater than zero, we observe in the interval a to c. Okay, we have observed the interval a to c differ in sign the end points, है ना। हमने सपोज दैट ए से सी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव, सी पे पॉजिटिव पॉइंट होगा, ए पे तो निगेटिव था ही। ठीक है, तो दिस इज एफ एक्स। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास यू कैन से क्लियरली कि हमारे पास ये जो है हमारे पास इंटरवल मिलेगा जिसपे एफ ए पे तो निगेटिव है एंड दिस इज एफ सी पे पॉजिटिव। ठीक, उस पॉइंट पे तो हम इस इंटरवल को लेके चलेंगे, मतलब हमें वो इंटरवल चाहिए जिसपे हमारे पास अपोजिट साइन है ना। तो ये आ गया। अगर हमारे पास निगेटिव वाला केस आ जाता है, इफ आई एम जस्ट सेइंग कि if I'm just saying कि this is fx is negative at this point, है ना, is negative, we can just say we observe कि हमारे पास अब जो निगेटिव है, तो अब हमारे पास a पे निगेटिव हमने लेके चले थे, तो अब जो b वाला पॉइंट है उस पे हम उसके साथ इसको कंसीडर करेंगे। इट मींस एफ सी इज नेगेटिव एंड एफ बी इज पॉजिटिव। तो अब सी टू बी वाला जो है इंटरवल हमारे पास हम ले लेंगे इस वाले केस के अंदर, है ना। कोई भी इंटरवल हमें वही इंटरवल चूज करना है जिसके अंदर अपोजिट साइंस है। So we observe in the interval this is C to B, this is fx, again differ in sign, है ना? अगर ये वाला केस आता है साइन एंड एट द info, you can just say clearly कि this is fc is obviously बात is less than जीरो एंड जीरो। तो हमारे पास ये वाला इंटरवल ले लेंगे। तो चाहे ये केस आए, देखिए पहला केस आया तो हमारे पास थ्योरम प्रूफ, हमें बहुत ज्यादा कुछ कर। अगर ये केस आया तो हम ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर ये केस आया तो हम ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे, दिस वाला इंटरवल, है ना, सी टू बी और ए। तो जो भी इंटरवल के अंदर हमारे पास साइड डिफर कर रहे हैं उस इंटरवल को लेके उसको हम मेंशन कर देते हैं कि दिस इज इंटरवल ए वन बी वन, उसको मान लेते हैं। फर्दर उस ए वन बी वन को हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, और उनमें से हम देखेंगे कि किस इंटरवल के अंदर अपोजिट साइन आ रहा है, उसको हम मेंशन कर देंगे दिस इज ए टू बी टू। फिर ए टू बी टू की तो हमने ब्रेक करा दो पार्ट्स में, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से इंटरवल के अंदर अपोजिट साइंस हैं, उसको हम मेंशन कर देंगे ए थ्री बी थ्री। एंड इस तरीके से हमको इंटरवल्स का सीक्वेंस मिलता जाएगा सच दैट उनके जो इंड पॉइंट्स हैं उनपे एक इंड पॉइंट पे हमारे पास निगेटिव है, एक इंड पॉइंट पे पॉजिटिव है। ध्यान देना, अगर हम यहाँ इस वाले इंटरवल को लेते हैं तो यहाँ पर ए वन ए को रखेंगे, बी वन जो है हम सी को रखेंगे। अगर ये इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पर ए वन हम सी को रखेंगे और बी वन जो है बी को रखेंगे, है ना। जिसपे निगेटिव है उसे ए वन बी वन ए वन ए टू इस तरीके से रखना है, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव है उसको बी वन बी टू इस तरीके से हमें नाम देना है। ठीक है, तो हमको एक इंटरवल्स का कलेक्शन मिलेगा। तो लेट अस write the next. So we can always select the sum interval. You can also say here, right here. Thus we select
So we can always select a sub interval such that this is fx is less than 0 at its endpoints at its left endpoint, है ना, जो लेफ्ट endpoint है, and this is fx is positive at the right endpoint, right in. Okay. Okay, so let's denote the subinterval with a1 b1. Let us denote this subinterval by a1 b1, a1 b1. हमने ऐसे इस इंटरवल को डिवाइड कर दिया जिसके अंदर अपोजिट साइड आ रहे हैं, such that at the end point a1 we have a negative sign and at b1 we have a positive sign. Okay. Similarly, again we divide the subinterval a1 b1 in two parts. So since the since uh, interval a1 a comma b divides in equal parts, is divided into two equal parts, two equal subintervals. Okay, and so we have equal to 1 by 2. This is b minus a. Clear? Again, so we have, this is again divide the interval, divide the interval a1 b1 into two equal parts, two equal subintervals by the midpoint, of a1 b1. Then as before we can write ओके, सो हमने ए1 बी1 को फिर से हमने ब्रेक करा, एंड फिर से हमने हमारे पास जो इंटरवल था जिसमें अपोजिट साइड्स आ रहे थे एफ एक्स के, उसको हमने फिर से चूज करा, उसको हमने f2 a2 b2 ले लिया. दिस इज f ऑफ a2 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ b2. और वी नो दैट कि हम मिड पॉइंट से उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो जो भी इंटरवल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो रिड्यूस होती चली जाएगी 2 की पावर n से. सो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं, दिस इज और b2 माइनस a2 इज जस्ट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और हाफ का और हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू b माइनस b. Okay, in same process we continue this process. So continuing this process, this process indefinitely, we get a sequence of closed intervals, that is closed interval is your an comma bn, where n is equals to 1 2 up to such that the end point an पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास लेस देन 0 है, एंड एट द bn f of bn is greater than 0. clear? So and we can say, and this is bn minus an is just equal to 1/2 the power n, where b minus a. Clear? So we have this closed interval with this length, है ना, 1/2 की पावर n and into b minus a and so on. तो हम देख रहे हैं दिस इज क्लोज इंटरवल्स व्हिच इज अ नेस्टेड क्लोज इंटरवल्स, और सच में अगर इसकी लिमिट निकालेंगे यू विल गेट द लेंथ इज 0. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. हमारे पास जो
नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी थी उसको फुलफिल कर रही थी। तो यू कैन जस्ट से हियर दिस इज अ this sequence this sequence of closed interval, you can just write here closed intervals, interval satisfies the nested closed property interval property as we observe that each each interval lies fully inside previous one, inside the preceding. And also this is limit, this is your n tending to infinity, and this is your bn minus an is just equal to, this is your limit n tending to infinity, and this is your b minus a equals to 0. Okay, so hence we can say hence by Cantor's theorem by Cantor's theorem on nested interval in real analysis, there exists, you can just mention the theorem, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। एंड दिस one and only one point p for which lies inside every interval, है ना, हर एक इंटरवल के अंदर लाई करेगा, वो जो हम भी प्रॉपर्टी लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इंटरवल ऑफ द sequence, and you can just say moreover we have this is your limit, this is your n tending to infinity, and this is your an। obvious सी बात है, अगर हमारे पास जो इंटरवल है उसका उस इंक्रीजिंग होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो an है वो किसी पॉइंट पे लिमिट हो रहा है और bn भी सेम पॉइंट पे लिमिट हो रहा है। इट मींस limit of an is equals to p, and this is limit of bn as well, the end points की लिमिट है, this is your bn is at the point p, and now since p is inside a and b, मतलब उसी an और bn के बीच में ही कोई पॉइंट होगा, so because this is a closed interval, so now this the p being the point of interval a comma b, and it must be continuous at that point, function must be continuous, so p, you can just say p being a point of interval a comma b uh, must be point of continuity of effects. So thus we can just say thus this limit, obviously बात है, जो सीक्वेंस के फंक्शंस की लिमिट होगी वो हमारे पास एफ पी पे हमारे पास मैपिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ ए एन will be equal to f of p, and that is equal to limit of n tending to infinity of f of p, है ना। This is the condition या definition for the result for the continuous function at the point p. Okay, so but we know that since हमने एक चीज पता है कि f of an is less than 0, and तो f of bn है n 1 2 3 कोई भी हम इंटरवल ले ले, तो इनकी जो लिमिट होगी दैट विल बी लेस और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। so we have this condition
we have this limit of this function, limit n tending to infinity of f of an is less or equal to 0, and this of bn is greater or equal to 0. So this is, I'm just taking this equation 2, and I'm just taking this is equation 1 from for that. Okay, so हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास, पहली बात तो ये कि हमारे पास दोनों की लिमिट्स एफ पी आ रही है, और इसकी लेस और इक्वल टू जीरो, इसकी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो अगर इनकी इक्वलिटी की बात करें इन दोनों की लिमिट की, तो जीरो ही पॉसिबिलिटी। तो देयरफॉर यू कैन जस्ट से, therefore we have this is f of p is just equal to 0, where this is a p is lying between b and a, from 1 and 2। ठीक है, so this proves the theorem, this proves the theorem, है ना। okay, so you can just stay here। तो हमको एक पॉइंट मिल गया जो कि हमारे पास इनसाइड ए और बी है, सच दैट एफ पी इज इक्वल टू 0। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो it one possibility only when function is continuous in this closed interval a comma b। okay, and in the end point there is the opposite sign, in that case we can able to say कि definitely there is a point in inside a comma b, for that the function value will become 0। ओके, तो आई होप कि आपको प्रूफ समझ में आया होगा। अब इसको आप अपने तरीके से आप छोटा करके कंसाइज करके आप लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग। इफ यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट द प्रूफ, यू कैन एबल टू राइट। ओके, तो अंडरस्टैंड एंड राइट बाय सेल्फ। ओके, तो एक रिमार्क है जो कि इसी थ्योरम के करलरी टाइप में है, जिस जरा देख लेते हैं उसको भी कि वो क्या कहता है। तो लेट्स राइट द रिमार्क। रिमार्क क्या कहता है कि if fx is continuous, if fx is continuous in this interval x which is less or equal to b and greater or equal to a, and this capital K denotes a number, capital K denotes a number such that it lies between these FA and FB, such that इट्स लाइट जो फंक्शन की वैल्यूज है उनके बीच में कोई के है जो कि लाई करता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉइंट इन दिस इंटरवल a comma b such that the function's value will be equal to k। ये हमारे पास रिमार्क का कहना है। then there exists at least one point P which is lies between A and B, such that this is f of P is just equal to K capital। ओके, सो इनका कहने का मतलब है कि फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं इन पॉइंट पे ए और बी, उनके बीच में अगर कोई फंक्शन की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है के उसके बीच में, तो उसके लिए एक इंटरवल ए कमा बी के अंदर एक पॉइंट जरूर मिल जाएगा जिसपे उस फंक्शन की वैल्यू के हो रही होगी। ओके, सो दैट पी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए कमा बी। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस थ्योरम। तो टू प्रूव दिस वी कैन कंसीडर prove this this consider the function। एक हम फंक्शन मान लेते हैं, consider the function like this। consider the function which is capital fx, है ना, that is equals to fx minus का small k। ठीक है, since you can just say since this is fx is continuous, since fx is continuous in this closed interval x which is less or equal to b and greater or equal to a, this capital fx is also
बिकॉज दिस इज के इज अ कांस्टेंट, है ना। तो अगर हमारे पास एफ एक्स हमारे पास इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, तो कैपिटल एफ एक्स भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा इन दिस इंटरवल। ओके, so also we can just say have positive negative values. So this is fa, which is it is fa minus k is less than 0, as this is fa is less than capital K, और this is fb। अगर हम एफ बी यहाँ पर निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का कैपिटल टी विच इज ग्रेटर देन जीरो, एज दिस इज एफ बी इज ग्रेटर देन कैपिटल। ठीक है, सो वी हैव here, so thus we can just say thus capital fx is continuous, in this interval x which is less or equal to b and greater or equal to a, and this capital fa and this is capital fv have opposite sides। ठीक है, तो ये हमारे पास निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि एफ ए से बड़ा है के और एफ बी से के छोटा है। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस क्लोज इक्विटीज, देन एफ ए एंड वी हैव द विद दिस अपोजिट साइड, हैव अपोजिट साइड। तो हम थ्योरम जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है उसको हम यूज कर सकते हैं, हैव ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट, हेंस बाय द above theorem, hence by the above theorem there must exist at least, one point p such that such that this is f of p is equals to 0, and where this p is less than b and greater than a। Okay, so you can just see here, this is f of p minus का k is just equal to 0। तो अगर हमारे पास यहाँ से एफ पी इज इक्वल टू जीरो, तो एफ पी माइनस के इक्वल टू जीरो, इट मीन एफ ऑफ पी इज इक्वल टू कैपिटल के। इसका मतलब पी हमको इनसाइड दिस इंटरवल a कॉमा b वी विल एबल टू फाइंड एंड सच दैट एफ पी इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे एक चीज और भी प्रूव हो गई कि एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू है के, तो उसके लिए डेफिनेटली जो है एक उस इंटरवल के अंदर पॉइंट जरूर होगा। और इसी को हम आगे चल के अभी कहेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि उसके हर एक पॉइंट ए और बी के बीच के हर एक वैल्यूज को हमारे पास फंक्शन कवर करता है। अगर ए से बी तक उसे पहुंचना है, तो ए से बी तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको कवर करेगा, तभी पहुंच पाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वी विल प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट थ्योरम। और इस थ्योरम का हमें प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, फिर इसके प्रूफ्स की आप प्रैक्टिस करिए कि कैसे हमें लिखना होता है। ओके, तो होप सो कि दिस लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही सीखते रहे यहाँ से मैथमेटिक्स को। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग वीडियो।